Hello friends, welcome to Dial Law. Today we are going to discuss part 18 Constitutional Law 1000 MCQ. So continue from question number 511. Under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? Under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? So fundamental duty कौन सा नहीं है? अब यहाँ पे fundamental duty जैसे कि 51A में बताया गया है, पता ही है 51A, और कौन सा पार्ट है? पार्ट 4A. ओके अब यहाँ पे कौन सा इनमें से जो है कि जो कि पार्ट नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा नहीं है? देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ये तो नहीं है. टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स. सो 511 का ए हो जाएगा, बिकॉज अगर देखें यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज ए से लेकर के तक दिया हुआ है, यानी कि कितना हो जाएगा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हुए. ओके उनमें से ये सारी चीज़ें आती है, पर टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन नहीं आता. कम टू नेक्स्ट वन. चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा सो दैट द सेंसर ऑफ वन विल बिकम इंश्योर ऑफ ऑल. कौन सा करेक्ट है इसमें से बताइएगा. दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स डन बाई देम, नहीं, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, ये सारे गलत हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये सही है. सो दैट द सेंसर ऑफ वन विल बिकम इंश्योर ऑफ ऑल. सो कम टू नेक्स्ट वन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट. ओके सो ये होगा इट्स सिक्स सच एडवाइस. अगर वो एडवाइस लेना चाहेंगे, इफ ही सिक्स सच एडवाइस, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा. ये तो पता ही है आपको, आर्टिकल भी पता होगा, बताइएगा कमेंट में. Which one of the following has been wrongly listed among the special powers of Rajya Sabha? Which one among of the following, or which one of the following has been wrongly listed among the special powers of Rajya Sabha? कौन सा है स्पेशल पावर्स ऑफ राज्य सभा? मतलब सारे तो स्पेशल पावर बताए गए, पर यहाँ पे कौन सा गलत है? सो इनमें से रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा, सही है. ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही बताई गई है, पर यहाँ पे नन ऑफ द एबव लगाएंगे. रिजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी इनिशिएटेड इन द राज्यसभा ओनली. लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट कैन ओरिजिनेटेड ओनली इन द राज्यसभा इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट नेसेसरी. अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा गलत नहीं है, तो यहाँ पे रॉन्गली लिस्टेड अमंग द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, यहाँ पे मेंशन ही नहीं है गलत, तो नन ऑफ द एबव लगा देंगे. कम टू नेक्स्ट वन. ओके मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय people's representation by the state legislature, nominations, none of the above. members of lok sabha is elected by people's representation. लोक सभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट होते हैं पीपल के द्वारा, पता ही है, जो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है थ्रू इलेक्शन. ओके सो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व होता है वहाँ पे. ओके सो कम टू नेक्स्ट वन. मार्क which is incorrect. Members of the Rajya Sabha should have attained 30 years of age, must be a citizen of India, should not be of unsound mind, he must be a postgraduate compulsory. Which is correct? बताइए which is correct, कौन सा सही है, कौन सही है? A should have attained 30 years of age, सही है. must be citizen of India, सही है. should not be unsound mind, सही है. he must be postgraduate compulsory, no no no, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा रॉन्गली है. इनकरेक्ट कौन सा है? जो कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं आता. देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कहीं पे बात की नहीं गई है. क्वालिफिकेशन यानी केवल इन चीज़ों की जिक्र की गई है वहाँ पे. ही मस्ट बी अ पोस्ट ग्रेजुएट कंपलसरी, ऐसा कुछ है नहीं मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ओके विच इज़ इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? सो एन ऑर्डिनरी बिल हैज़ टू बी पास 2/3 मेजोरिटी बाय बोथ हाउसेस, सही है. सही है, गलत है, शायद गलत है. ऑर्डिनरी बिल 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होता नहीं है, पहला गलत तो दिख गया. इट हैज़ टू बी पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी, सही है.
इट मे नॉट बी मैंडेटरी फॉर पासिंग द व्हील बिफोर इट्स बिकम एक्ट, गलत है। बोथ ए एंड सी इज करेक्ट आंसर। कम टू नेक्स्ट वन, हु हैज़ द पावर ऑफ एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नन ऑफ द एबव। बताइए, हु हैज़ द पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस? जाहिर सी बात है, एडजॉर्नमेंट का पावर केवल स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कम टू नेक्स्ट वन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ द स्टेट, द पॉपुलेशन, कम्युनिटी, लिटरेसी रेट। क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन जो होता है हाउस ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ स्टेट, देखिए पॉपुलेशन के आधार पे होता है हमारे यहाँ। जिस स्टेट में, जिस एरिया में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि जितना पॉपुलेशन होगा तो सीट का भी बंटवारा उसी तरीके से होता है लोकसभा में, यानी कि हाउस ऑफ पीपल में। याद रखिएगा, तो पॉपुलेशन के आधार पे होगा। कम टू नेक्स्ट, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस, इम्पीचमेंट, नन ऑफ द एबव। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू होगा, इम्पीचमेंट होता है इनका। ओके, एज यू नो, एक जस्टिस एक थे, जस्टिस वी रामास्वामी। जस्टिस वी रामास्वामी was the first judge against whom impeachment were initiated. ओके, जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट हुआ था, ये फर्स्ट जज थे, जस्टिस वी रामास्वामी। याद रखिएगा नाम। इन इंडिया द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इज 25। याद रखिएगा, 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ। ओके, कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है किसी 2 या 3 स्टेट के लिए, जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा है गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में पता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट का सबसे ज़्यादा है, उसमें मतलब 3 या 4 स्टेट इन्वॉल्व हैं। मतलब एक गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में 3 राज्य से ज़्यादा है शायद, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसके अंदर बहुत सारे राज्यों का जुरिडिक्शन जाता है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क वॉक ऑफ द पर्सनल फ्रीडम को वॉरेंटो मैंडमस हवेज कॉपस हो जाएगा। सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पर्सनल फ्रीडम की बात कर रहा है ना, तो पर्सनल फ्रीडम का बात करें तो हवेज कॉपस हो जाएगा। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द नॉन मेंबर? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड, यानी अध्यक्षता किसके द्वारा होता है? नॉन मेंबर के द्वारा। तो ये हो जाएगा राज्यसभा। 523 का बी, राज्यसभा। राज्यसभा को प्रिसाइड कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। ओके, रीट्स विच कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज। ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल की जैसे ही बात हो तो ये नन अदर देन स्टैट्यूटरी। ओके, याद रखिएगा, सी हो जाएगा आंसर, यानी कि। कम टू नेक्स्ट वन, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बिल, लेजिस्लेचर, स्टैट्यूट। देखिए, कोई भी एक्ट जब पार्लियामेंट से पास होता है तो वो एक्ट क्या हो जाता है? एक स्टैट्यूट में तब्दील हो जाता है। स्टैट्यूटरी लॉ होता है, यानी कि जो एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, लेजिस्लेट किया गया है। ओके, सो 525 का हो जाएगा सी। कम टू नेक्स्ट वन, अ लॉ बाय पार्लियामेंट हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन शैल नॉट बी डीम्ड इनवैलिड। यही आंसर होगा। अब लॉ मेड बाय पार्लियामेंट हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन शैल नॉट बी डीम्ड इनवैलिड, उसको इनवैलिड नहीं कराया जा सकता है। ओके, अब नॉट बी डीम्ड इनवैलिड हो जाएगा इसका आंसर 526 का ए। कम टू नेक्स्ट वन, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन ऑल्सो नॉट बी डन इनडायरेक्टली। वही चीज़ है, कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। सो दिस स्टेटमेंट इप्टमाइजेज द डॉक्ट्राइन ऑफ, देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन हो जाएगा, यहाँ पे डी लगाइएगा। सब पता है, डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस, इम्प्लाइड पावर्स, एंसिलरी पावर्स, कलरेबल लेजिस्लेशन, ये सारे पढ़ लीजिएगा एक बार। डॉक्ट्राइन ऑफ रेफोगेंसी वगैरह भी आता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आता है, सारा देख लीजिएगा आप। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, रेजिडरी पावर, बची खुची पावर पार्लियामेंट के पास होता है। द पावर ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल to the states and constituencies is vested with the Parliament, Election Commission, the administrative tribunals, none of the above। कौन करेक्ट है? द पावर ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल में जो एलोकेशन सीटों का बंटवारा होता है, एलोकेशन होता है टू द स्टेट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन। किसके पास है? ये है पार्लियामेंट के पास। कम टू नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट a member of the parliament can claim immunity from both civil as well as criminal cases, from civil cases only, from criminal cases only, none of the above।
अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल केसेज ओनली, उन्हें इम्यूनिटी मिलता है सिविल केसेस से। ओके 530 का बी हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट। आफ्टर द हाउस डिसॉल्व द स्पीकर इज ही रिमेन्स एज अ स्पीकर अंटिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर डिसोल्यूशन। आर्टिकल 94 में इसकी प्रोविजन दी गई है। ओके सो कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, चूज द करेक्ट। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द राज्यसभा, इंट्रोड्यूस्ड बाय बोथ द हाउसेज, द राज्यसभा कैन रिजेक्ट द मनी बिल, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा बताइए। देखिए जहाँ तक बात है मनी बिल का, तो मनी बिल इंट्रोड्यूस कहाँ होता है, मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। ओके अब ये बोलिए कि लोकसभा में क्यों, राज्यसभा में भी तो जाता है। राज्यसभा में जाता है पर राज्यसभा में विद इन 14 डेज राज्यसभा के पास टाइम पीरियड है कि 14 दिन के अंदर अगर उसको एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, इट डजेंट मैटर, वो वैसे ही पास मान लिया जाएगा। मनी बिल लोकसभा से पास हो गया, यानी कि मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, याद रखिएगा। तो नन ऑफ दी जो हो जाएगा, नन ऑफ द अबव आंसर है ही नहीं है इसमें। द राज्यसभा कैन विथ होल्ड मनी बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज, अभी तो बताया। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज टू सर्व ओनली सेलेक्टेड स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, द एंटायर नेशन। देखिए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका पूरे देश पे लागू होता है ये, द एंटायर नेशन, इसका सर्विस सर्व करता है पूरे नेशन में, तो सी हो जाएगा इसका। अब आर्टिकल पता होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, 315 पढ़िएगा, 316 पढ़िएगा, ये सारी चीज़ें उसी की बात की गई है। 317 पढ़िएगा, सारी चीज़ें 315 से स्टार्ट है इसका। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करता है फॉर यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। ओके द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, जो चेयरमैन होते हैं और जो सदस्य होते हैं किस चीज़ का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स, द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स, बोथ ए एंड सी, यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए। अब यहाँ पे हो जाएगा, जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं जो यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो होते हैं, यानी कि यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं बताइए। ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। जैसे कि आप जैसे ही पढ़िएगा आर्टिकल 315, तो उसमें बताया गया है सारी चीज़ें कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन के लिए और स्टेट के लिए, और कौन कौन अपॉइंट करेगा, इसके बारे में बताई गई है। अंडर आर्टिकल 316 क्लॉज 2 अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म। जैसे कि अब आर्टिकल 316 अभी बताया था मैंने, 316 में बात करता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उनके मेंबर्स के जो टर्म होंगे वो किस तरीके से बांटे गए हैं। तो जैसे ही इसका क्लॉज 2 पढ़िएगा ना, उसमें यह बताया गया है, अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। सबसे पहले 6 ईयर्स बताया गया, 6 ईयर्स, और ये बोला गया उसमें क्या, 6 years from the date on which he enters upon his office or until he attains. In the case of Union Commission, the age of 65 years. यूनियन कमीशन की बात करें, यूनियन में एज 65 है, और क्या है, एंड स्टेट कमीशन में कितना एज बताया गया है, ओके 65 यूनियन में, एंड इन केस ऑफ स्टेट कमीशन और अ ज्वाइंट कमीशन द एज 62 ईयर्स। देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए क्या है, 65 ईयर्स ऑफ एज है, मतलब एज 65 ईयर है, टाइम पीरियड जो टेन्योर है 6 ईयर्स का ही है। और यहाँ पे जो मेंबर्स के लिए है एज, स्टेट के लिए 62 है, या फिर ज्वाइंट क्या उसको कहते हैं, ज्वाइंट कमिटी वगैरह, ज्वाइंट कमीशन होता है कई बार कि 2 राज्यों को ज्वाइंट कर दिया जाता है। ओके तो ज्वाइंट कमीशन वो कहलाता है, तो उस केस में भी 62 साल ही होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6 ईयर्स, तो 2 है यहाँ पे, एज 65 ईयर्स यूनियन एंड 62 ईयर्स स्टेट, तो यहाँ बी इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी आंसर, याद रखिएगा। कम टू नेक्स्ट वन, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और member of Union Public Service Commission under Article 145 by the Supreme Court. The misbehavior proved by the Supreme Court and it has recommended to the President. The mental condition of a member has to be adjudged as insolvent. All of the above.
क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन, किसी मतलब चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, उनको इन वजहों से रिमूव किया जा सकता है, याद रखिएगा। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 538। अ रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट, रिटायर्ड लिख लीजिएगा, रिटायर्ड जज होगा। ओके, रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज़ रिटायर्ड। अब कोई जज जहाँ से रिटायर्ड हुआ है, जिस भी हाई कोर्ट से, पर्टिकुलर हाई कोर्ट से, तो वो वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और अदर हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं वो। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। विच इज कंसिडर्ड एज द मेजर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। मेजर अमेंडमेंट्स की बात की गई है, नन अदर देन 42nd अमेंडमेंट 1976, डेट याद रखिएगा। 44 1978 में हुआ था। 59 62 कब हुआ था बताइएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन विच ग्राउंड? वॉर, आर्म रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। आर्म रिबेलियन होगा, वॉर होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, क्या होगा बताइए? प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर करे आर्टिकल 352 के अंदर, कौन से ग्राउंड पे? सो ये हो जाएगा फर्स्ट वॉर, सेकेंड आर्म रिबेलियन एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल एग्रेशन। ये तीनों सही है, ठीक है। 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है ना, 356 में क्या बात किया गया है? स्टेट इमरजेंसी, एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, शायद, याद रखिएगा आप इसको। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।